बच्चों, आज हम बसंत पुस्तक से पाठ 8 शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे। शाम एक किसान कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए कविता प्रारंभ करने से पहले कवि का परिचय हम जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय इस प्रकार से है। 15 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। वाराणसी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत आपने अध्यापन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। सन 1983 में आपको अपने कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। कविता के अतिरिक्त आपने कहानी, नाटक, बाल साहित्य भी रचा। 24 सितंबर 1983 को हिंदी का ये लाडला सपूत आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। बच्चों, आइए हम इस कविता को प्रारंभ करने से पहले आपको इस कविता का सारांश हम संक्षिप्त रूप से समझाते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। ये पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। बच्चों, आइए हम इस कविता का प्रारंभ करते हैं। कविता इस प्रकार से है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। बच्चों, इस कविता की व्याख्या करने से पहले हम आपको इसमें से कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं। साफा कहते हैं सिर पर बांधने का एक वस्त्र होता है। चिलम, जिसमें तम्बाकू रखकर आग भरते हैं और हुक्के पर रखी जाती है। दहक का मतलब होता है सुलग कर जलना। पलाश लाल रंग का एक फूल होता है जो जंगल में खिलता है। जंगल वन अंगीठी, जिसमें आग जलाई जाती है। अंधकार बच्चों अंधेरा होता है। पूर्व एक दिशा का नाम है। और सिमटा होता है बच्चों इकट्ठा होकर। और गल्ले कहते हैं झुंड, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो, उनको गल्ला बोलते हैं। आइए इन पंक्तियों का सारांश हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। वो सूरज को किस तरह पी रहा है बच्चों? चिलम की तरह पी रहा है। सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। किसान के चरणों में बहती जो नदी है
किसान के चरणों में बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान बहती दिखाई पड़ती है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी है। तो वह जो नदी कैसी है बच्चों? किसान के चरणों बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान बहती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार ऐसा लगता है कि किसान के चरणों पर, किसान के पैरों में चादर रखी हुई है, लेकिन वो नदी बह रही है। पास ही पलाश के खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती अंगीठी के समान जल रही है। पास में ही जंगल है, वहाँ पलाश का एक पेड़ है, उस पर लाल लाल फूल खिल रहे हैं। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जलती अंगीठी के समान वो जल रही है। ऐसा लगता है वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही है। पूर्व दिशा में आकाश में गहरा अंधकार है। पूर्व दिशा में आकाश में अंधकार गहरा होता जा रहा है। अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों की भांति लग रहा है। ऐसा लगता है मानो झुंड में इकट्ठी होकर के भेड़ें बैठी हैं। उसी प्रकार से आकाश में जो अंधेरा है वो छा रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखता है। और जो पश्चिम दिशा में सूरज जो ढल रहा है, अस्त हो रहा है, वो ऐसा ना मालूम पड़ता है कि चिलम की जो है आँच जो है धीमी धीमी हो गई है, कम हो गई है। और वो जो सुलगती आग जैसा दिख रहा है ना, ये सारा वातावरण शांत हो गया है और चिलम भी शांत हो गई है। पश्चिम दिशा में जो सूरज डूबता है वो चिलम का प्रतीक है। और चिलम में आग जिस प्रकार से धीरे धीरे कम होती जाती है, उसी प्रकार सूरज भी धीरे धीरे ढलता जा रहा है। और ये वातावरण बिल्कुल शांत हो गया है। जैसे सूरज ढल गया है तो वातावरण पूरा शांत हो गया है। आइए आगे के कविता में आगे का अंश देखते हैं। अचानक मोर बोला जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। अचानक मोर बोला जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। बच्चों आइए इस कविता में से कुछ कठिन शब्दों को हम आपको समझाते हैं। औंधी कहते हैं उल्टी, और डूबा माने अस्त हो गया है। डूबा माने अस्त हो गया। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या हम आपको बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अचानक मोर ने आवाज़ दी, मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी कि सुनते हो। धुआं उठा है, सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत होता है, लेकिन अचानक मोर जो है बोल उठता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इस आवाज़ के साथ ही सारा वातावरण बदल जाता है बच्चों। एक घटना प्रतीत होने लगती है जिसमें चिलम उलट गई है, उल्टी हो गई है, आग बुझ गई है, धुआं उठने लग गया है और सूरज डूब गया है। शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। धन्यवाद बच्चों।